तो अब हम शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास 5 का, टेस्ट 5 का क्वेश्चन आंसर। ये जो है कौन से टेस्ट का है? 2021 का है, शॉर्ट पेपर। तो प्रश्न दिया गया है कि ये बराबर ये। तो इसका मान क्या है? सिंपल है ना। अब देखो, इसके लिए तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले तो प्रश्न को लिख लो। सबसे पहला काम, प्रश्न में क्या बोला है? 154 गुणित 18 बराबर 2772। हम लोगों को इसका मान निकालना है 27। ये तो गलत दिया है, ये 72 होना चाहिए। ये भी 72 है, यहाँ गलत दिया है ना, थोड़ा सा मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक है। 27.72 भागित 18, ठीक है। 27.72 है। अब देखो 27.72 भागित 18 लाना है, 1.8 है, सॉरी ये भी। तो हम लोग को 27.72 भागित 18 तो पहले निकालो। तो 154 बराबर क्या हो जाएगा? ये गुणा में इधर भाग में चला जाएगा। 27.72 भागित 18 भागित 18 बराबर 154 निकल गया। तो अब इसको भी अब देखो, 27.72 भागित 18, इसको क्या लिख सकते हैं? 27.72 है, उसको दशमलव के बाद कितना संख्या? 2 संख्या, तो 1 रख दो और 2 0। ये हो गया 27.72 का मान, ये भागित 18, 1.8 है, दशमलव के बाद कितना संख्या? 1 संख्या, तो कितना से भाग दे दो? 10 से। अब इसको सिंपल वो कर दो, 27.72 भागित 100 गुणित, गुणा बदलोगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर में, 10/18, 1 शून्य कट गया। अब इसको ऐसे भी कर सकते हो, पहले 27.72 को 10 से भी भाग देना, 18 से भी भाग देना। तो पहले 18 से भाग दे दो, तो 27.72 को अगर हम 18 से भाग दे देंगे और 1/10 को अलग कर दो अभी फिलहाल के लिए, 10 से भाग में भाग देंगे। ये है, मान के चलो 27.72 गुणित 1 27.72 और 18 गुणित 10। तो पहले 18 से भाग दे दो तो कितना आएगा बताओ। तो यहां दिया है 27.72 भागित 18 बराबर 154, तो इसकी जगह में रख दो 154 और भाग 10 लास्ट में है, तो 1 शून्य 10, 1 से पहले भाग दे दो 154 को, कितना आएगा? 154 ही आएगा। कितना शून्य है? 1 शून्य, और दशमलव के बाद कितना संख्या रहेगा? 1, तो दशमलव के बाद 1 संख्या, तो कितना आया? 15.4। ये हो गया तुम्हारा 41 का आंसर, 15.4 उत्तर आया बी। अब अगला में आते हैं। यदि एक सम त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं ये, जिसका एक जो है कोण जो है 90 डिग्री रहता है, एक कोण जो है 90 डिग्री रहता है, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल इसको बोलते हैं। एक कोण जो है 90 डिग्री का है, 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर, एक 5 है, दूसरा 12 है। जो लंबा है वो लंबवत, मतलब कि जो एक दूसरे पर 90 डिग्री में खड़े हैं। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर लिखा रहेगा, लंबवत मतलब, ठीक है। लंबवत मतलब परपेंडिकुलर, तो एक दूसरे पर खड़ा यही दोनों है, 5 और 12। तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या है? तो पहले तो इसका मान निकालना पड़ेगा। तो अब जानते हो पाइथागोरस थ्योरम, जानते हो पाइथागोरस थ्योरम मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं कर्ण या फिर हाइपोटेनस, और इसको बोलते हैं बेस। ये उसका आधार है, और ये है उसका ऊंचाई है ना, ये उसका, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाइट। तो कर्ण का स्क्वायर जो है, यानी कि इसका जो वर्ग है, वो ऊंचाई के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर रहता है। ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लो। जब भी ये 90 डिग्री में है तब की बात है ये। अगर 90 डिग्री में कोई भी कोण नहीं है तो नहीं होगा। और ये जो 90 डिग्री में दो जो कोण है, उन्हीं का वर्ग करना है, उन्हीं को जोड़ना है। और ये जो 90 डिग्री में जो नहीं है, उसका वर्ग के बराबर होगा। तो कर्ण का वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
ऊंचाई कितना दिया है 5, तो 5 का वर्ग, 5 पछे 25, आधार का वर्ग, आधार कितना दिया है 12 बगा वर्ग, मतलब कि 12 गुणित 12, 5 पछे 25, अब 12 गुणित 12 मतलब 12 12 12 दूनी 24, 2 12 कम 12 12 2 14, 144, दोनों को जोड़ दो, कर्ण का वर्ग हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, 25 प्लस 144 169 होगा, 5 4 9 2 4 6 1, कर्ण का वर्ग, वर्ग जो है इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा वर्गमूल, मतलब कि जो 2 बार आएगा रहेगा उसको 1 बार निकालेंगे। तो अब इसके लिए देखो 169 2 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 1 6 7 7 9 7 9 कितना होता है 16, 16 नहीं जाता वो से भाग 3 से, तो 5 से भी नहीं जाएगा, 7 से देखते हैं, 7 दूनी 14 2 2 बचा 29, 7 को 28, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 2 3 5 7 11 13 से चेक करना है 2 शतक के संख्या को, तो 11 से चेक करो, 11 एकम 11, 5 बचा 59 हो गया, 11 5 55, ये भी नहीं आएगा, 13 से भाग देख रहे हैं, 13 एकम 13, 16 में 13 घटाए 3, 13 तिया 39, 13 एकम 13, मतलब 169 क्या लिख सकते हैं 13 गुणित 13, और जो 2 बार निकला है उसको 1 बार निकाल देते हैं, कर्ण बराबर क्या हो गया 13, 2 बार है उसको 1 बार निकाल देते हैं, तो कर्ण बराबर 13। अब देखो किसी का भी परिमाप निकालना है, तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया, तो परिमाप मतलब क्या होता है चारों ओर का माप, तो चारों का योग कर देंगे, सभी तरफ का माप, तो इसमें कितना है ये हो गया, इसका माप ये हो गया, इसका माप ये हो गया, तो 5 12 और 13 को जोड़ दो परिमाप निकालने के त्रिभुज के, क्या आ जाएगा 5 12 17, 17 3 20, 20 10 30, 30 आ गया, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, किसमें है सेंटीमीटर में, तो क्या आया उत्तर 30 सेंटीमीटर, मतलब कि डी। अब देखो यहां क्या है, x बटे 25 बराबर 196 बटे x है, तो ये x इधर गुणा में चला जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 25 जो इधर गुणा में चला जाएगा, 196 गुणित 25, ठीक है। देखो ये भाग में है इधर गुणा में, ये इधर भाग में है तो इधर गुणा में, ठीक है, ये तो समझ में आया, बराबर किस पार उल्टा हो जाता है। अब 196 और 25 ये x स्क्वायर है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा वर्गमूल, 196 गुणित 25, तो 25 को जानते हो 5 का वर्ग है, तो इसको 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, इसको 1 बार निकाल दो, तो 5 निकल गया और 196 बच गया अंदर में। अब इसको भी दो के टुकड़ा बांटो, तो पहले देखते हैं 196 को बांट दो, 2 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16, 3 दुनिया 18 भी होता है, सॉरी दुनिया 18, 18 में 19 घटाए 1 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 1 दुनिया 18, अब ये किससे भाग जा रहा है 7 से दिख रहा है, 7 7 4 7 4, तो जो 2 बार आया है उसको 1 बार निकाल दो, तो 1 बार क्या 2 निकल गया, ये 2 बार आया है 1 बार निकल गया 2, ये 2 बार आया है 1 बार निकल गया, तो क्या है 5 दूनी 10 10 सत्ते 70, तो x बराबर क्या निकला 70, तो x बराबर क्या निकला 70, उत्तर क्या आया तुम्हारा बी, ये हो गया 43वां का हल। अब आते हैं 44वां पे, 44वां क्या बोल रहा है, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, पहला है मान के चलो 100 रुपए है, तो दुगनी मतलब कि 100 मान के चलो x है, तो दुगना मतलब कि 2x हो जाएगा, ठीक है, ये साधारण ब्याज की दर से दुगना हो जाएगा बोल रहे हैं, कितना वर्ष में 16 वर्ष में, तो ब्याज कितना बढ़ा दुगना हुआ, तो ब्याज कितना हुआ 2x माइनस x, 2 आम में 1 आम घटाएंगे कितना आएगा 1 आम, x ब्याज आया ये, ठीक है, तो वार्षिक दर होगी, वार्षिक दर निकालना है, 16 वर्ष पता है, अब इसको निकालो, मूलधन कितना है x, दर कितना है नहीं पता, समय कितना है 16 वर्ष बटे 100 बराबर क्या होता है साधारण ब्याज, अब ब्याज कितना है x, ब्याज भी इसको घटाने से, मिश्र धन है इसमें से घटाने से ये, अब देखो ये दोनों जो है ये भाग में है, इधर जाकर गुणा में हो जाएगा, तो 1 गुणित 100, ये जो दोनों है गुणा में है, अब दर का मान तो निकालना है हमको, दर को इधर छोड़ दो बाकी को भाग में भेज दो, ये गुणा में है दोनों, तो 16 गुणित x भाग में आ गया,
तो x कट गया, x से क्या में x से क्या है 16/100/16। अब 4 से कटेगा, ये दिख रहा है देखो, लास्ट का 2 अंक 4 से कट रही है, ये भी कट रहा है, 4 अंक 16, 4 दूनी 8, 10 में 8 घटाए 2, 4 पंचे 20, 25/4, 4 छक्का 24, एक हासिल, शेष फल बचा उसको रख दो। अच्छा सही 1/4% आया। अब ये ऐसे में दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो दशमलव में दिया होगा तो ये देखो बी। अब आ जाते हैं अगला 44वां प्रश्न आ गया। 45वां क्या बोल रहा है? 45वां बोल रहा है निम्नलिखित व्यंजक का निकटतम मान ज्ञात कीजिए। निकटतम मान ज्ञात करना है, सीधी सी बात। तो पहले क्या करेंगे, 349 गुणित 51 धन 632 भागित 31। तो भाग दे दो। अब इसको पहले क्या करेंगे, कोष्टक को हल करेंगे। तो पहले इसको हल करेंगे, 632 भागित 31 क्या होगा, देखो 31 से भाग दो तो इसका 2 बार। अब इसको 632 को 30 से भाग दे रहे हो, मान के चलो 31 से नहीं, 30, 31 जो 30 के आसपास है, 30 से भाग दो तो ये 60, ये 2 संख्या को पहले भाग देगा। तो 30 दूनी 60, मतलब कि 2 बार में 60 के करीब आ रहा है। तो 31 दूनी 2 एकम 2, 2 3 6, 31 दूनी 62, एक हासिल बचा 12, 31 शून्यम 0 दशमलव, तो क्या आ गया 120 आ गया। अब ठीक है, तो 31 शून्यम 0 और दशमलव के बाद 20 आ गया 120। अब इसको पहाड़ा पढ़ो, 3 चौक 12, 4 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124। तो ये 120 के पास आ रहा है ना, हम लोग को तो निकटतम मान निकालना है। तो 31 के पास 4 बार पढ़ोगे तो 20 के पार आ रहा है, या फिर 3 बार भी पढ़ो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 93, 120 में 93 घटा दो, 10 में 3 घटाओ 7, 1। ठीक है, 1 यहां से कट गया, 1 हो गया, 11 में 9 घटाओ 2, 27 बचा। फिर इसको 270 बना दो। अब 30 का पहाड़ा, 31 का पहाड़ा कितना बार पढ़ोगे, 30 का पहाड़ा 9 बार, 3 या 27, तो इसको भी 8 बार पढ़ो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 248। तो ये चलते जाएगा, 20.438 कुछ आते जाएगा। तो इसको एक इकट्ठा मान लो, निकटतम मान निकालना है तो 20.4 मान लो उसको, 20.4 निकटतम निकालना है इसलिए। अब 51 गुणित 349 करोगे तो धन है, ब्रैकेट तो हल हो गया, भाग भी हल हो गया, तब गुणा को हल करोगे, इसको गुणा करो, 9 4 3 1 से गुणा करें, 5 9 45, 4 5 20, 4 24, 2 5 3 15, 2 17, छोड़ दो, 9 4 5 9, 3 4 7 7 1, 17 9 से 799 आया, 17 799। दशमलव के बाद तो दशमलव के बाद जोड़ो, 0 में 9 जोड़े 9, 2 में 9 जोड़े 11, 1 1 7 8, 819 किस में आ रहा है देखो, इसमें से 819 आ रहा है तीनों में, देखो इसमें 522 आ रहा है, ये तो होगा नहीं, 522 मतलब बहुत छोटा हो गया। 819 जिसमें आ रहा है उसको देखेंगे, तो 819 के आसपास कौन सा आ रहा है, 520 ये भी गलत आ रहा है, 521 ये भी गलत आ रहा है, 821 ये पास आ रहा है सबसे ज्यादा। तो क्या उत्तर हो गया सी। अब देख लेता हूं 45वां का सी है कि नहीं है, डाउट हो रहा है मेरे को। हाँ ठीक है, सी है। 45वां के क्या हो गया, सी। समझ गए? तो ऐसे निकटतम मान निकाला जाता है, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते थे लेकिन वो गलत निकल जाता है उसमें। इसको निकटतम मान निकालने के लिए बोला है। अब जब दूर दूर दिख रहा है, ये 522 है, 520, 521 करना जरूरी है, वैसे तो वैसे ही करो जैसे कर रहे हैं वैसे ही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियां की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या क्या है? अब देखो टोटल संख्या कितना रहता है, जब भी एक का संख्या 3/5 है, मतलब कि 5 में से 3 लड़के हैं, इसका मतलब यह होता है। तो 2 लड़कियां होंगे, 5 में से 2, हर 5 में से 2 लड़की। ठीक है, समझ गए? 5 में से, अब देखो यहां पास 5 हिस्से में बांट दो इसको, 3 1 2 1 2 3 4 और इसको एक हिस्सा और, ये 5। इसमें से अगर 3 लड़के हैं, अगर 3 ये गेला घेरा है, तो 3/5 लड़की,
लड़के हैं मान के चलो, तो लड़की कितने हैं, बाकी कितना बच गया, 1 2, 2/5 हिस्सा लड़की का बच गया, तो लड़की कितने हैं, 2/5। कहां गया 46। एक विद्यालय में 3/5 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है। 2/5 लड़की है, लड़कियों की संख्या 800 है, तो किसका 2/5 है, कुल विद्यार्थी का, कुल विद्यार्थी का 2/5 हिस्सा जो है लड़की है का 2/5। कुल विद्यार्थी कितना है नहीं पता, तो x मान लो, x का 2/5 कितना है, कुल विद्यार्थी का 2/5 लड़की है और लड़कियों की संख्या कितनी है 800, तो 800 बराबर हो जाएगा। अब x गुणित 2/5 मतलब कि 5 गुणित 1 मतलब 5, यह हो जाएगा। तो 5 भाग में है तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा, 800 गुणित 5 ये गया। अब ये 2 गुणा में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में, तो 2 चौक 8, 400 हो गया, 409। 400 गुणित 5, 5 चौक 20, 2000 कुल विद्यार्थी हैं, 2000 कुल स्टूडेंट है वहां, विद्यार्थियों की संख्या। अब उसमें कुल का 2000 का 3/5 हिस्सा लड़के हैं और लड़के का संख्या निकालने के लिए बोला है, तो 2/5 3/5 हिस्सा लड़के हैं, तो 2000 का 3/5 निकाल दो, 2000 गुणित 3/5, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, 3 चौक 12, 1200 लड़के और 800 लड़की। या फिर कुल संख्या निकाल लिए 2000 है, तो 2000 में 800 लड़की है तो बाकी बचे हुए लड़के 0 0 0 0 0 0, 20 में 8 घटाओ 12, 1200 लड़के। ये भी तरीका है, दोनों तरीके सेम है। यह हो गया तुम्हारा 46वां का उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोल रहा है उसको ध्यान देते हैं। 47 बोल रहा है, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। 25वें पारी में कितने रन बनाए ताकि उनका औसत 29 हो जाए। तो देखो औसत जब भी आता है तो औसत का फॉर्मूला याद करो। औसत का फॉर्मूला क्या होता है जी, जब भी औसत आता है तो औसत का फॉर्मूला याद करो। तो औसत का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी का औसत 47। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कुल राशियों का योग, कुल राशियों का योग भागित कुल राशियों की संख्या, या फिर एवरेज बोलेंगे, इसी को एवरेज बोलेंगे। मतलब कि कुल राशियों का योग मतलब कि जितना भी क्वांटिटी दिया हो उसका योग, टोटल ऑफ क्वांटिटीज या टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मतलब कुल राशियों की संख्या। पहले बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक क्रिकेट के खिलाड़ियों के 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है, तो उसका कुल राशियों का योग नहीं दे दिया है तो उसको मान के चलो x है। अब कुल राशियों की संख्या कितना है, 24 पारियों में बोल रहा है, 24 पारियों में रनों का औसत, तो 24 ठो पारी है, उसमें 10 रन 20 रन कुछ कुछ बनाए होंगे, तो 24 राशियों की संख्या कितनी है 24, क्योंकि 24 बार वो खेला है तो 24 बार रन बनाया होगा। उसका औसत कितना है 29, ये हो गया फॉर्मूला। अब इसका कुल निकाल दो, 29 गुणित 24 बराबर x, कुल कितना हो गया अब देख दो, 4 36, 3 4 दूनी 8, 8 3 11, 2 18, 1 2 दूनी 4, 1 5, जोड़ दो 6, 8 1 9, 5 1 6, तो कुल 24 पारी में कितना रन बनाया था, 696 रन बनाया था। अब देखो 25वीं पारी में कितनी रन बनाया ताकि उसका औसत 29 हो जाए। तो अब देखो 25वां पारी में मान के चलो वो 8 रन बनाया, 25वां पारी में कितना रन बनाया उसको निकालना है। 25वां पारी में 8 रन बनाया, तो अब उसका कुल रन कितना होगा, 96 पहले था, 96 रन पहले था, अब 8 रन और बनाया तो 8 और जुड़ गया उसमें। अब कितने रन और बनाए ताकि औसत 29 हो जाए, 29 हो जाए। अब औसत कितना हो जा रहा है, औसत 29, लेकिन ये 696 धन आर, औसत 29 हो गया। औसत बराबर क्या होता है, कुल राशियों का योग बराबर कुल राशियों की संख्या। पहले तो 24 मैच खेला था, अब वो एक मैच बढ़ गया तो अब राशियों की संख्या कितनी हो गई 25,
ये एक्स्ट्रा आर को भी जोड़ दिया ना, तो ये 25वां हो गया। तो अब इसको निकाल दो, 29 गुणित 25 माइनस बराबर 696 धन आर। अब इसको गुणा कर दो, 5 निया 45, 4 5 दूनी 10, 10 4 14, 2 निया 18, 1 2 दूनी 4 1 5, जोड़ दो 5 4 8 12, 1 1 1 2 2 5 7, 725 बराबर 696 धन आर। अब ये 96 धन में है तो इसको घटा में भेज दो सर, 725 के बराबर आर हो जाएगा। तो 15 में 6 घटाया 9, अब ये 1 हो गया। अब ये इधर से उधारी लिया 6 1, तो ये 11 हो गया। तो 11 में 9 घटाया 2, 6 में 6 घटाया 0, तो 29 रन है। गलत है, गलत है। 725 में 696, 29 औसत हो जाए तो 5 45, 5 4 5 दूनी 10, 10 4 14, उसका औसत 29 हो जाए। अच्छा ये गलत किया हूं, यहां गलत किया हूं। देखो 29 गुणित 24 करो, यहां कितना आएगा, 4 चौक 4 ने 36, 3 4 दूनी 8। पहले भी औसत 28 था, पहले औसत 28 था। देखो 28 था ना यहाँ पास, पहले का औसत 28 था, तो यहाँ 29 लिख दिया, ये गलत किया हूं। तो गलती हो गया है, तो उसको ले क्षमा प्रार्थी है। तो 4 8 32, पहले का औसत ये जो निकाले हैं वही गलत है। 4 8 32, 3 4 दूनी 8, 8 3 11, 2 8 16, 1 2 दूनी 4 1 5 56, 2 1 6 7, 5 1 6, 672 आएगा। कुल पारियों का योग 672, इसको 672 कर दो। पहले औसत 28 था ना, उसको 29 ले लिए थे, इसलिए गड़बड़ हुआ था। अब ये 672 है, ये 672 है, बस इसी को सुधारना है। तो ऐसे गलती हो सकता है। तो अब देखो क्या आया इसका, 672 आया कि कुछ और आया? हाँ 672 आया। अब देखो 5 4 8 12, 1 5 6 1 7, तो ये आया 725। 725 में कितना घटा देंगे, ये 672 जो है माइनस में चला गया। 725 में 672 जो है ऋण में चला गया, तो वो लास्ट में कितना बनाना है वो निकल जाएगा। 5 में 2 3, 12 में 7, यहां से उधारी लिया 5, और 6 में 6 0। तो 53 रन और बनाने होंगे ताकि वो औसत को पूरा कर सके। तो कितना है, आंसर है डी, 53 रन। फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला से बनाना है। थोड़ा सा गलती हमसे भी हो जाता है, इसलिए गणित को आखिरी में समय दो। गलती हो जाएगा तो उत्तर आने का संभावना कम हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 48। एक मैच कुल आधा घंटा चलता है। एक मैच कुल कितने घंटा चलता है, आधा घंटा। मैच का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का होगा। अब देखो आधा घंटा मतलब कि आधा घंटा, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो आधा घंटा, 1 घंटा को 60 मिनट बनाने के लिए गुणा किए, तो आधा घंटा को भी मिनट में बदलने के लिए गुणा करेंगे। तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 0। वैसे भी आधा घंटा बराबर जानते हो कितना होता है, 30 मिनट। तो आधा घंटा बराबर 30 मिनट। अब 30 मिनट मैच के समय का, मैच का समय कितना है, 30 मिनट। 30 मिनट का 1/10 भाग टाइम आउट में ले जाता है। यह टाइम आउट कितने मिनट का था, तो 30 मिनट का 1/10 भाग मतलब कि 140 होगा। 30 गुणित का को बदलते हैं गुणा में, 1/10, 10 एकम 10, 10 तिया 30, 3 गुणित 1 3। तो 3 मिनट जो है टाइम आउट में लिया गया। बी, अगर यही पास पूछता कि कितना मिनट खेलने में लगा, तो 3 मिनट टाइम आउट में गया, तो 30 में से 3 घटा दो तो क्या बचे, 27। तो 27 मिनट उन लोग खेलने के लिए समय लिए। तो ये भी है। दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है घुमा के। ये हो गया 48 का आंसर।
अब आते हैं 49 पे। 49 बोल रहा है ए एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 खरीदता है। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब कि जो प्रिंटेड रहता है, प्रिंटेड या फिर मार्क्ड प्राइस। जैसे कि कई चीज में लिखा रहता है ना प्राइस, कि इसका प्राइस कितना है 10 रुपए, लेकिन तुम लोग को मिल जाता है कितना में, 5 रुपए 10 रुपए, कितना कम कम में भी मिल जाता है। अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। अंकित मूल्य मान के चलो, अब नहीं पता मार्क प्राइस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, तो इसको एम मान लेते हैं। तो अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, तो एम का 3/4, 3/4 मतलब कि एम गुणित 3/4 या फिर 3m/4, ये हो गया। इतना में खरीदता है तो ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक में बेच देता है। अंकित मूल्य से 20% अधिक, तो जो ओरिजिनल मूल्य रहता है ये 100% है, तो इसका अंकित मूल्य 20% अधिक मतलब क्या हो जाएगा, 120%। अंकित मूल्य कितना जाएगा 120, 20% अधिक में बेच देता है। खरीदता कितना में है, इतना में, बेचता कितना है 120% में, एम के। क्यों क्यों बेचता है, यहां पास लिखा है 20% अधिक में बेचता है। अंकित मूल्य जो है, अब अंकित मूल्य से 20% अधिक ना, तो यहां पास अंकित मूल्य को लेंगे 100%, यहां पास इससे 20% अधिक मतलब 120% में बेचता है। तो एम का 120% कितना हो जाएगा, एम का 120% निकाल दो, वो हो जाएगा तुम्हारा बेचने का मूल्य, एम गुणित 120/100। शून्य शून्य कटा, 2 6 12, 2 5 6 10, तो 6m भागित 5 हो गया तुम्हारा क्या, बेचने का मूल्य, ठीक है। तो इसमें क्या निकालना है, तो एक प्रतिशत लाभ क्या है, प्रतिशत लाभ मतलब ये बेचने का मूल्य होगा, ये खरीदने का मूल्य होगा, तो प्रतिशत लाभ निकालना है। तो पहले तो लाभ निकालो इसका, तो लाभ निकालने के लिए बेचने के मूल्य में खरीदने के मूल्य को घटा देंगे, तो 6m भागित 5 ऋण 3m भागित 4। अब ये दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों को बराबर कर दो, दोनों में क्या गुणा करेंगे तो बराबर आ जाएगा। दोनों के पारा में 20 आता है, तो दोनों को 20 बना दो, इसको 5 गुणा करेंगे तो 20 बनेगा, इसको 4 गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में 4 गुणा कर दिए, इसमें ऊपर नीचे दोनों में, अब दोनों के नीचे 20 आ गया। 4 छक्का 24m ऋण 3 5 15m, 24 में 15 घटाएंगे कितना आएगा, 9m/20, ये आ गया तुम्हारा क्या, लाभ। अब लाभ प्रतिशत मतलब क्या होता है, लाभ प्रतिशत मतलब होता है लाभ भागित क्रय मूल्य गुणित 100। तो अब लाभ कितना है, लाभ निकाले हैं हम लोग 9m/20 भागित क्रय मूल्य, भागित क्रय मूल्य, जब भी बटे में रहता है भागित को ऐसे लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना है 3m/4 गुणित 100। पहले इसको हल करो भाग वाले को, तब देखते हैं इसको हल करते हैं। 9m/20 गुड़ी में बदल जाएगा, भाग जो है 4/3m, m कटा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 5 6 20, तो 3/5 आया, इसको हल किए तो अब इसी में गुड़ा 100 कर दो, गुड़ा 100, 5 एकम 5, 5 बीसम 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, 3 बीसम 60, तो क्या आ गया उत्तर, लाभ प्रतिशत जो है 60। तो लाभ प्रतिशत कितना आया 60%। थोड़ा सा ये पेचीदा है, नहीं समझ में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करना है समझने का। अब 50वां देखो, एक वस्तु एक बार में समझ नहीं आया, दूसरी बार देखो। एक वस्तु 7500 में खरीदी गई, क्रय मूल्य कितना है 7500, बेची कितनी गई, विक्रय मूल्य कितना है 8400। तो लाभ प्रतिशत निकालो, तो पहले तो लाभ निकालो, 8400 में बेचने के मूल्य में अगर खरीदने का मूल्य घटा दोगे तो लाभ निकल जाएगा। शून्य में शून्य घटा शून्य, शून्य में शून्य घटा शून्य, अब ये 4 है 5 है नहीं घटेगा, 14 बना दो, और इसको 7, 14 में 5 घटा 9 और 7 में 7 घटा शून्य, तो 900 रुपया का उसको फायदा हुआ। अब लाभ प्रतिशत, जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो किसमें निकालते हैं, क्रय मूल्य।
तो क्रय मूल्य लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब देखो इसमें बटे में तो है नहीं, ये आंसर जो है तो डायरेक्ट लिखो 900 बटे क्रय मूल्य कितना है 7500 गुणित 100। शून्य 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 कटा। अब देखो ध्यान से देखोगे तो ये 5 से कट रहा है, तो 5 एकम 5, ऊपर भी 5 से कट रहा है, 5 एकम 5 4, 5 अट्ठे 40, 5 शून्य 0, 5 एकम 5 2, 7 में 5 घटाया 2, 25, 5 पछे 25, 5 तिया 15, 3 पंचे 15 कटाओ, 3 पंचे 15, 3 छक्का 18, 300। अब 60 को 5 से कटाओ, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10, 12। लाभ प्रतिशत कितना आया 12%। लाभ प्रतिशत कितना आया 12%। अब 4 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या कौन कौन सा है जी? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 7। चारों को जोड़ दो, 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17। योगफल कितना आया जी 17। अब आते हैं 52वां का। ऐसा जब भी दिया है ब्रैकेट पहले हल करते हैं। 52 क्या बोल रहा है? हल करने पर प्राप्त होगा। तो पहले लिख दो प्रश्न को, 3 13 धन 6 गुणित 7 भागित 11 गुणित 3 ऋण 12 ऋण 4 गुणित 2। ये हो गया प्रश्न तुम्हारा। अब इसको सरल करना है हमको। ये 52वां का हो गया ना, हल करना है। तो 3, इसके आगे में ब्रैकेट दिया है, कोष्टक दिया है। इसका मतलब क्या है? इसके बीच में क्या चिन्ह है? गुणा है। कुछ चिन्ह नहीं दिया मतलब गुणा है ये। तो अब पहले जब भी हल करते हैं कोष्टक को पहले हल करते हैं। ये कोष्टक को पहले हल करेंगे, ये कोष्टक को पहले हल करेंगे। अब इसमें देखो इसका क्या हो जाएगा 11 तिया 33, इसको तो लिख दो। ये कोष्टक हल हो गया। अब दूसरा देखो, ये कोष्टक देखो, इसमें क्या है? पहले जोड़ है और गुणा है। तो जोड़ और गुणा में से क्या पहले करते हैं? गुणा को। तो 6 सत्ते 42 धन 13। अब इसको जोड़ दो, 3 2 5, 1 4 5, 55 आ गया। ये हल हो गया। अब 3 कुछ नहीं है, आगे में गुणा है मतलब कि, ठीक है, ये याद रखो। अब ऋण को रखने दो। अब इस ब्रैकेट को हल कर, इस कोष्टक को। तो सबसे पहले क्या को हल करते हैं? गुणा को। तो 4 दूनी 8, अब 12 ऋण 8 मतलब 4। और आगे में ऋण है और ये जो 4 है धन में आता है, तो ऋण गुणित धन क्या होता है? ऋण ही होता है। तो ये 4 हो जाएगा। हो गया ये। अब जब ये भाग और गुणा है तो सबसे पहले भाग करेंगे। तो 3 गुणित 55 भागित 33 मतलब कि गुणित 1 बटे 33। इसको उल्टा कर देते हैं। अब देखो 3 11 तिया 33, 11 पंचे 55, ये तो दिख रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 गुणित 5 5 ऋण 4, 5 ऋण 4 बराबर 5 हो गया। 1 गुणित 5 बराबर 5, 5 ऋण 4 बराबर 1। उत्तर आंसर क्या आया? 1 बी। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 तथा 426 के को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेष फल देते हैं। प्रत्येक में 6 शेष फल देता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या रहता है? महत्तम समापवर्तक। लेकिन 6 शेष फल देने के बाद, तो 270 में पहले 6 शेष फल है उसको हटा दो और 426 से भी 6 को हटा दो, फिर उनको उनका महत्तम समापवर्तक निकाल दो, तो बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगा। शेष फल दोनों में 6 आ रहा है ना, तो शेष फल को घटा दो। 270 में 6 घटाओ कितना आएगा? 264। 426 में 6 घटाओगे 420। अब इन दोनों का महत्तम समापवर्तक इन दोनों को पूरा पूरा भाग देगा। इसमें जो 6 जोड़ते हैं एक्स्ट्रा, तो 270 आएगा, वो शेष फल बच जाएगा। तो इनका महत्तम समापवर्तक निकाल दो। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो पहले 2 से भाग दे रहा है, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर ये दिख रहा है 2 छक्का 12, 2 एकम 2 छक्का 12, ठीक है। 2 3 6, 2 3 6, अभी 3 से जाएगा 3 ग्राम 33, 11 एकम 11, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 एकम 2, 2 शून्य 0, 2 पंचे 10। अब ये 5 से जा रहा है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। ये हो गया, ये कट गया। अब दोनों में जो कॉमन है उसको एक साथ रख दो। दोनों में दो बार आ रहा है, तो 2 गुणित 2 हो गया पहला। तो महत्तम समापवर्तक जब निकालते हैं
तो जो दोनों में आ रहा है उसको लिख देते हैं। तो दोनों में दो दो बार आ रहा है, लिख दिए। तीसरा बार दो आ रहा है लेकिन इसमें तीसरा बार नहीं आ रहा है तो कट गया। इसमें 5 आ रहा है लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है तो कट गया, वो हट गया 5। इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, एक बार आ रहा है, एक बार लिख दो। इसमें 11 आ रहा है, इसमें 7 आ रहा है, तो ये तो आ ही नहीं रहा है। तो क्या आया, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 इनका महत्तम समापवर्तक आया। अब 12 ऐसी संख्या है जो दोनों को भाग देता है। अब ये दोनों को पूरा पूरा भाग दे देगा। अब इसमें 6 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे तो 6 शेषफल बचेगा कि नहीं बचेगा। अब 270 को भाग देके देखो 12 से, 12 दूनी 24, क्या बचा 3, 30, 12 दूनी 24, 30 में 24 घटाओ कितना शेषफल बचा 6, बचा ना 6 शेषफल। तो ऐसे निकालते हैं। महत्तम समापवर्तक ऐसी संख्या है, यहां शेषफल दे दिया तो शेषफल को पहले हटा दो। अलग अलग शेषफल दिया, जैसे कि पहला में 6 शेषफल बचता है, दूसरा में 5, तो इसमें 6 घटाते, इसमें 5 घटाते, फिर इसके बाद महत्तम समापवर्तक निकालते। ऐसी वह कौन संख्या कौन सी है जो 4, 8 और 6 का तीनों का गुणज है। तीनों का गुणज मतलब कि तीनों का पहाड़ा में आता है। तो तीनों का पहाड़ा में क्या आता है, लघुत्तम समापवर्तक। तीनों का पहाड़ा में क्या आता है, लघुत्तम समापवर्तक। तो तीनों का पहाड़ा में जो आएगा वो क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक निकाल दो पहले तो 4, 8 और 6 का, या फिर तीनों से भाग जाना चाहिए, ये होना चाहिए। तो तीनों से भाग जाने के लिए तो पहला नियम है, 4 से भाग जाने के लिए तो लास्ट का 2 अंक भाग जाना चाहिए 4 से, और 8 से भाग जाने के लिए लास्ट का 3 अंक, तो ये लास्ट का 3 अंक भाग जाना चाहिए। तो लास्ट का 3 अंक निकाल सकते हैं 4, 8, 6 का। देखो 4, 8 और 6, 4 से तो जानते हैं लास्ट का 2 अंक भाग जाएगा, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। अब देखो 6 से भाग जाने के लिए 3 और 2 से जाना चाहिए। अब 2 से तो सभी जा रहे हैं, 4 से जा रहा है तो 3 से चेक करते हैं। 6, 6, 12, 12, 4, 16, 16 3 से भाग नहीं जाता, मतलब कि ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। अब देखो 3, 9, 6, 3, 9, 12, 12, 6, 18, 18 जो 3 से भाग जाता है तो ये हो सकता है। 6, 9 ये भी हो सकता है। तो अभी पहले इसका लघुत्तम ही निकाल लेते हैं पहले, तीनों से जो भाग जाता है 4, 8, 6, तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3, 2 एकम 2, 3, 3 एकम 3, 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तीनों के पहाड़ा में क्या आता है 24, तो 24 से तीनों जो है भाग जाना चाहिए। ठीक है, तो 24 से कौन कौन सा संख्या भाग नहीं जाता इसमें से देखना है तुम लोग को। तो पहला तो ये तो 8 से 6 से ही नहीं जाता, 3 से भी नहीं जाता, तो ये तो हट गया पहले से ही। 6 से भाग जाने के लिए 3 से भी भाग जाना चाहिए, तो ये तो हट गया। अब ये भी देखो 6, 9, 15, 15, 6, 21, ये 3 से भाग जाता है तो इसको ऑप्शन में रख लो। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2, 14, ये 3 से भाग नहीं जाता तो ये भी हट गया। तो इसको चेक करने के लिए जरूरत नहीं है दोनों को, क्योंकि 6 से भाग जाने के लिए पहले 3 से भाग जाना चाहिए। अब 3 से 96 और 6 से 96 बच गया, दोनों को चेक करो कि 6 से भाग जाता है, 24 से भाग जाता है कि नहीं। 3 से 96 को भाग देके देखो पहले 24 से, 24 से काम 24, तो 39 में 24 घटाओ कितना बचेगा 5, 9, 4, 5, 3, 2, 1, 15 बचेगा 156। अब 24 का पहाड़ा तो नहीं जानते 156 तक का, तो 20 का जानते हैं, तो कितना तक जाएगा 2 अट्ठे 16, 20 अट्ठे 16, 8 में ज्यादा चला जा रहा है तो 7 में देखते हैं, 7 दूनी 14, 140, तो 7 बार पढ़ के देखते हैं। 24 का 7 बार पढ़ के 2 7 14, 140 जा रहा है, तो यही आसपास आ रहा है 156 के। 24 का पढ़ा 7 बार पढ़ के देखो, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, 14, 2, 16, ये भी ज्यादा हो जा रहा है, तो 3 बार 6 बार पढ़ के देखो। 6 चौक 24, 2, 6 दूनी 12, 12, 2, 14, 144 आया, मतलब कि 12 बच जा रहा है। अगर इससे 396 को भाग दे रहे हैं 24 से तो 12 बच जा रहा है, तो 396 भी ऑप्शन हमारा हट गया। तो ऑप्शन क्या है उत्तर सी। अब 696 का तुम लोग भाग देके देखना कि एक्चुअल में जा रहा है कि नहीं, उत्तर तो वही आएगा 54 का। तो जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा भाग देके देखो, इसका इसीलिए पढ़ाया हूं तुम लोग को विभाज्यता के नियम। 6 से भाग जाने के लिए पहले तो 3 और 2 दोनों से भाग जाना चाहिए, और 8 से भाग जाने के लिए तीनों संख्या भाग जाना चाहिए। तो 8 से देखो ये भाग जा रहा है नहीं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 7 बचा 76, 8 लिया 72, 8 ही से भाग नहीं जा रहा है तो 4, 8, 6 से कहां भाग जाएगा। तो ये भी ऐसे भी काट सकते हैं, इसको निकालना जरूरी नहीं है,
ये जो निकाल रहे हैं ना इसको जरूरत नहीं है, तीनों से चेक कर लो विभाज्यता नियम से। तो 6 से पहले चेक करो क्योंकि 4 8 से तो जानते हो इकाई अंक दिया है, तो 6 के लिए 3 और 2 होना चाहिए, 3 और 2 दोनों से भाग जाना चाहिए। तो 3 से देखो, 3 9 12 12 6 18, ये 3 से भाग जा रहा है। 6 6 10 12 12 4 16, ये 3 से भाग नहीं जा रहा है, इसको पहले काट दो। 5 4 9 9 3 12 12 2 14, ये 3 से भाग नहीं जा रहा है, पहले काट दो। 6 9 6, ये 3 से भाग जा रहा है, इसको हटाओ। 6 9 15 15 6 21, 21 मतलब कि 3 से भाग जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन में है अभी। अब उसके बाद 8 से चेक करो। 8 का क्या रहता है, आखिरी के 3 अंक को चेक करते हैं, आखिरी के 3 अंक को, तीनों को चेक करो। 8 चौक 32, 7 बचा 39 में 32 घटाओगे तो 7 और 76 हो गया, तो 8 9 72, मतलब कि 8 से भाग नहीं जा रहा है, तो ये 8 से भाग नहीं जा रहा है, तो तीनों से कहां भाग जा रहा है, तो ये हो गया 696। गुणज मतलब कि जो तीनों से भाग जाए या तीनों के पहाड़ा में आए। गुड़ा जा, एक रेलगाड़ी 8:15 पर चलती है तथा अजमेर 2:30 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर चलने में लगा समय। अब 2:30 PM और ये 8:15 AM में चलती है। अगर ये 24 घंटा का रहता तो 12 बजे के बाद को क्या बोलते हैं, PM बोलते हैं। तो अगर ये 12 के बाद है तो 12 के बाद 2 आगे का चलो कितना आएगा, 12 2 14:30। ये हो गया 14:30 और 8:15। अब टाइम निकाल दो, 10 में 5 घटाओ 5, 2 में 1 घटाओ 1, 14 में 8 घटाओ 6 घंटा 15 मिनट लगा। अब इसी को 12 से 14 क्यों कर दिया, क्योंकि ये 2 है और वो PM हो जा रहा है, 12 बजे के बाद का समय हो जा रहा है। AM मतलब कि 12 बजे से पहले का समय, 12 दोपहर के 12 बजे से पहले का, 12 बजे के बाद का। 12 बजे के बाद को कैसे गिनते हैं, 14। तो देख लो या फिर मुट्ठी में ही गिन लो, 9 10 11 12 1 2, 6 घंटा हो रहा है, 8 से गिन रहे तो, और उसके बाद 6 घंटा के बाद 30 मिनट और आगे जा रहा है, तो 2:15 में तो 6 घंटा होता, और 15 मिनट और आगे जा रहा है, 6 घंटा 15 मिनट आगे जा रहा है। गिन सकते हैं इसको हाथ से ही। बी 12 सही 1/16, जब भी 12 सही 1/16 आ गया तो 12 तो फुल रहेगा, बाकी 1/16 56 का, तो 1/16 को दशमलव बदल दो। तो 12 जिसमें नहीं है उसको काट दो, सभी में है, तो अब 1/16 को बदलो। 16 शून्यम 0, 16 शून्यम 0, दशमलव लगा 10 हो गया वो। फिर 10 जो है 16 से भाग नहीं जाता, 16 शून्यम 0, एक बार में एक ही जीरो उतर गया ना, अब फिर से जीरो उतर गया, अब ये 100 हो गया। 16 छक्का 96, 6 96 में 96 घटाया 4, 40 हो गया। अब ये एक बार में एक जीरो। 16 दूनी 32, 40 में 32 घटाया 8, 80, 16 पंचे 80, तो 0.0625 आया। अब 12, तो 12.0625 उत्तर देखो किसमें है, 12.0625 सी में है। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 57। 57 बोल रहा है कि सरल करने पर लगभग मान आता है, लगभग बोल रहा है ना, तो लगभग जब बोल रहा है तो दशमलव के बाद 003 है, तो ये बहुत छोटा हो जाता है, इसको हटा दो, तो इसको 3 लिख दो, 3 गुणित 15 धन, ये 0.0123 है, बहुत छोटा है, तो इसको 0 लिख दो। 5.00257 पहला संख्या था उसको जोड़ते, दूसरा संख्या था उसको भी जोड़ते, लेकिन अगर दूसरा संख्या भी छोटा है, ये देखो 1 है, तो उसको हटा दो, 0 ही लिख दो, 0 के बराबर है, तो ये 5 के बराबर है, तो 15 थिया 45 धन 5 50 उत्तर। तो ये क्या आ गया, सी उत्तर, ऐसे जोड़ना है। ये हो गया 57 का। 58 का लगभग बोला है ना, लगभग मतलब अप्रोक्सीमेट। अब इसका योगफल करना है, तो 7.7 को लिखो, पहले दशमलव के बाद पहला संख्या को दशमलव के पहले संख्या के पास 7 लिखो, 7.07 7.007 7.007 और क्या है 77.0077। दशमलव के बाद पहला संख्या के सामने लिखा है, दूसरा संख्या के, तीसरा चौथा, इकाई दहाई। अब देखो जोड़ दो, 7 इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 0 है, कुछ नहीं है मतलब 0 है, 7 जुड़ गया, 7 7 14 1 7 1 8 7 7
दशमलव, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 8 2 2 7 9, 98.7847। क्या आया? 98.7847 बी। अब देखो अगला क्या बोल रहा है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। छोटी से छोटी बनाने के लिए पहला संख्या जो छोटी से छोटी रहना चाहिए, 0 से 9। तो 0 से 9 0 रख देंगे तो सबसे पहली तो वो जो 5 अंक हो जाएगा, तो शुरू में क्या रखेंगे? 1, फिर बाकी को 0 रख दो, क्योंकि रिपीट हो सकता है बोला है, रिपीट नहीं होगा ऐसा नहीं बोला है। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो कहां से शुरू करेंगे? 1 2 3 4। बड़ी से बड़ी बनाने के लिए शुरू में बड़ा होना चाहिए, तो 9 9 9 9। अब इनका क्या करना है? अंतर, तो अंतर निकालना है, मतलब घटाव करना है। तो 10 में 9 घटा 1, ये जो है यहां से लिया, ये 10 होगा, यहां से 9 ले लिया, ये भी 9 हो गया, ये भी 9 हो गया, इसको दिखाना चाहता हूं, ये 9। यहां से देखो 10 से 9 लिया, ये 10 हो गया, लेकिन इससे ये उधारी ले लिया तो ये भी 9 हो गया, ये 9 हो गया, फिर ऐसे करके आते जाते हैं। तो 10 में 9 घटाओ 1, अब 9 में 9 घटाओ 0, 9 में 9 घटाओ 0, 9 में 9 घटाओ 0, 9 में 0 घटाओ 9, तो क्या हो जाए? 90,001 रुपए। सी उत्तर। 2,02,000 को अंकों द्वारा लिखने का पर प्राप्त होता है। लाख बोला है ना, तो लाख तक चले जाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 2 लाख बोला है ना, 2 मतलब कि 2 लिखोगे यहां लाख की जगह में 2, लाख हजार में अब 2 लिख रहे हो, 2,000 बोल रहे हैं, 2,02,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाला ये है, तो 2,02,000 मतलब ये हो गया, बाकी को 0 रख दो, बाकी का तो अंक नहीं दिया है। हजार वाले संख्या में भर दिए, लाख वाले में भर दिए। 2 लाख बोला है तो लाख वाले में 2 लाख हो गया, हजार वाले में कितना है? 2 लाख, तो ये हजार वाले में 2 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा संख्या, बाकी को 0 0 0 कर दो। तो क्या हो गया? 1 2 3 4, 202 होगा शुरू में, 202, लास्ट में 3 0, तो ये वाला उत्तर हो गया। उत्तर क्या आया? सी। ये हो गया तुम्हारा गणित का 5वां का भी कंप्लीट, 5वां टेस्ट का।